हेलो स्टूडेंट्स, आई अशोक कुमार। आज हम आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। पावर शेयरिंग इस चैप्टर में हम जानेंगे पावर शेयरिंग होती क्या है, पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, पावर शेयरिंग कितने टाइप्स की होती है, और दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये भी जानेंगे किसी देश में यदि पावर शेयरिंग सही ढंग से ना की जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और पावर शेयरिंग सही ढंग से की जाए तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में होती क्या है। जैसा नाम से स्पष्ट है, पावर शेयरिंग पावर को शेयर करना। पावर को हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने हम पावरफुल होते हैं। कई बार हमें लगता है कि पावर एक हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जैसे 9th क्लास में आपने नाजी पार्टी हिटलर के बारे में पढ़ा तो वहाँ तानाशाही थी। तो एक व्यक्ति के बीच हाथ में पावर होने से उसके नुकसान होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो पावर शेयरिंग होनी चाहिए डिफरेंट लेवल। पावर शेयरिंग का अर्थ जानने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल्स हैं। हमारे प्रिंसिपल जो हैं वो स्कूल के फंक्शन को स्मूथली रन करने के लिए बहुत सारे टीचर्स को अलग अलग जिम्मेवारी देते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, उनको इंचार्ज बनाया जाता है। अलग अलग क्लासेस के अलग अलग क्लास टीचर्स होते हैं। ये सारा इसीलिए किया जाता है कि स्कूल का काम बहुत ही अच्छे ढंग से चले और हर बच्चा स्कूल में ऑलराउंडर डेवलपमेंट बच्चे का हो। आपकी क्लास में हम कई बार अलग अलग तरह के मॉनिटर्स बनाते हैं ताकि क्लास में अच्छी से क्लास मैनेज हो जाए और बेस्ट क्लास बनेगी। तो इस प्रकार पावर शेयरिंग का अर्थ है पावर को शेयर करना। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि पावर हमारे देश में टॉप लेवल पर 3 जगह शेयर की जाती है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में हमारे देश के लीडर्स हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं, लोग बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर्स जो है उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। और यदि कहीं कानून को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार कोर्ट का हमारे पास सिस्टम है। तो हम पावर शेयरिंग में पहले पढ़ेंगे श्रीलंका एंड बेल्जियम। तो पहले हम श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है, अच्छा देश है। तो श्रीलंका, इट हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन। जो साउथ एशिया रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, इंडिया तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, बहुत ही महान देश है हमारा, जानते हैं। तो श्रीलंका में इस प्रकार से श्रीलंका जो है एक डाइवर्स कंट्री है। It has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा। हमारे देश के हरियाणा स्टेट में जितनी जनसंख्या है लगभग 2 करोड़, उतनी ही जनसंख्या पॉपुलेशन जो श्रीलंका की। अब इसके पॉपुलेशन का हम कंपोजिशन देखते हैं, किस तरह की कंपोजिशन वहाँ पर है। वहाँ पर 74% जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जो सिन्हाला स्पीकर हैं, सिन्हाला लैंग्वेज को जो बोलते हैं। 18% तमिल स्पीकर्स हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। और इसमें सब कैटेगरी बनाई गई आगे, जो तमिल स्पीकर्स हैं उनमें भी इसे 13% श्रीलंकन तमिल यानी वहाँ के ओरिजिन मूल निवासी, और 87% इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स मीन जिनके फोर फादर्स वहाँ पे प्लांटेशन को वर्क करने के लिए गए थे और वहीं के नागरिक बन के वहाँ पर रह गए, उनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल्स। बाकी 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं जो तमिल्स भी हैं और सिन्हाला भी, दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं। और अब हम श्रीलंका में इस तरह की पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि श्रीलंका में हुआ क्या। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948 and adopted a series of majority agenda। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और उन्होंने मेजोरिटी को अपनाया। मेजोरिटी मीन्स उनका भी बिलीफ था कि जो मेजोरिटी लोग देश में रहते हैं वही अच्छी सरकार चला सकते हैं
वही अच्छे से देश को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने मेजॉरिटी गवर्नमेंट को अपनाया, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट को अपनाने के बाद में 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया कि सिन्हाला विल बी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कंट्री श्रीलंका। एंड गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज को फॉलो करने लगी जो सिन्हाला एप्लीकेंट हैं उन्हीं को फेवर करे, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में एंड यूनिवर्सिटीज की टॉप पोजीशन में वो फेवर करते थे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया जो केवल बुद्धिज्म को ही बढ़ावा देता था, बुद्धिज्म को ही प्रोटेक्ट करता था। तो ऐसे टाइम में, इस समय, अब आप बताएं कि वहां पर क्या हुआ होगा। जो श्रीलंकन तमिल्स थे, जो माइनॉरिटी में थे, जो कम थे, उनके बीच में असंतोष की भावना पैदा हुई क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं था। जो भी सिन्हाला लीडर्स थे वो उनकी डिमांड को बार बार डिनाई करते थे, उनको रेस्पेक्ट नहीं किया जाता था। इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, 1980 तक वहां पर सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए कि भाई आप तो हमारी मानते नहीं हो, तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म की, किस लिए, टू डिमांड एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, इलम मीन्स स्टेट। उन्होंने कहा कि आप हमें एक अलग तमिल स्टेट बनाकर दे दीजिए, एक अलग देश की डिमांड वहां पर उठने लगी। इन नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में जहाँ तमिल लोग ज़्यादा रहते थे, उन्होंने कहा कि इधर हमें एक तमिल स्टेट अलग से दिया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन और ज़्यादा क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वहाँ सिविल वॉर हुआ। 9th क्लास में आपने पढ़ा था, सिविल वॉर मीन्स एक ही देश में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में कोई झगड़ा, गृह युद्ध वहाँ पर हो गया, जिसकी वजह से thousands of people of both communities were killed। आप जानते हैं कि किसी भी युद्ध में नुकसान तो होगा ही, तो दोनों ही पार्टीज के, दोनों ही कम्युनिटीज के बहुत सारे लोग मारे गए। युद्ध में तो भाई नुकसान के अलावा कुछ होता नहीं। Many families were forced to leave the countries, बहुत सारी फैमिली को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एंड जिसकी वजह से एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि श्रीलंका का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था, एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में, हेल्थ में, वो डाउनफॉल हो गया। एंड सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ डिस्टर्ब, वहाँ के श्रीलंका की सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो लाइफ तो लोगों की डिस्टर्ब होती है। ऐसा करते करते सिविल वार इट एंडेड इन 2009, 2009 में रुका। तो इतने सालों तक टेंशन क्रिएट होती रही। आप बता सकते हैं किस वजह से ऐसा हुआ, इसकी जड़ें कहाँ थी? इस सारी की सारी टेंशन, सिविल वॉर्स, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा, इन सभी की जड़ पावर शेयरिंग थी। इट मीन्स श्रीलंका में अच्छे से पावर शेयर नहीं हुई, श्रीलंका में हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, हर व्यक्ति की फीलिंग्स को, सेंटिमेंटल को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में इट इज नॉट गुड पावर शेयरिंग। श्रीलंका में पावर शेयरिंग सही नहीं थी, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस देश में सिविल वार हुआ। वहाँ के इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ के जो रिकॉर्ड्स थे वो डाउनफॉल हुए, बहुत सारी फैमिलीज को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हुआ, देश कमजोर हुआ। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम जो लगभग श्रीलंका जितना ही देश था, एक यूरोपियन कंट्री है, उसमें किस तरह से पावर शेयर की गई और वहाँ पर क्या हुआ, ये सारे का सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।